और बड़ी खबर में बात सबसे पहले लौ नगरी जमशेदपुर की, जहां से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ बदमाश एक निहत्थे युवक के साथ पहले तो मारपीट करते हैं और फिर उस पर दनादन चाकुओं से कई वार करते हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे एक युवक के साथ तीन बदमाश पहले तो मारपीट करते हैं और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। चाकूबाजी की पूरी घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के घातकी डी की बताई जा रही है। घायल युवक को टीएमएच में भर्ती करा गया, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे चाकुओं से एक युवक को गोदा गया है, एक के बाद एक चाकू उसे मारा गया है और कई लोग उसे पकड़े हुए हैं, उसे चाकुओं से गोदा जा रहा है। मारपीट के बाद उसे घायल कर दिया गया चाकू गोद कर। फिलहाल टीएमएच में उसे भर्ती करा गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। आशीष, तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कोई शख्स एक दूसरे शख्स को चाकुओं से गोद रहा है। कौन है ये शख्स, क्या इसकी गिरफ्तारी हो पाई? जी अनूप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जमशेदपुर शहर में बता दूं कि जो अपराधी है वो बेलगाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी घटना जो आपको बता दूं कि कल बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े धतकेड़ी में इस तरह के बीच सड़क पर एक युवक को समीम नामक युवक को घर से बुलाकर ले जाया जाता है। उसके बाद बाइक सवार दो अपराधी आते हैं और वो चाकू आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चाकू है और बीच सड़क पर उसे चाकुओं से गोद दिया जाता है। और स्थानीय लोगों भी घटना को देखकर कहीं ना कहीं दहशत में है कि पुलिस की जो खौफ था वो अपराधियों से एकदम खत्म हो चुका है और अपराधी जो है वो बेलगाम हो गया कि क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद वो आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस अभी भी इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है क्योंकि पहचान दोनों की हो चुकी है। आपको बता दूं कि जो ये विवाद था, जैसा कि बताया जा रहा स्थानीय लोगों का, कि टेम्पू ढोने के दौरान वहां असामाजिक तत्व के कुछ लोग बैठे हुए थे और समीम जो है पीड़ित जो है वो अपना टेम्पू धो रहा था। इसके बाद ही कुछ बाताबाती हुई थी। उसके बाद जो अपराधी है वो किस तरह उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि उनको घर से निकाल कर उसके घर के बाहर उससे बीच सड़क पर चाकुओं से गोद दिया जाता है। पुलिस अभी मौन बनी हुई है। आशीष, सबसे बड़ी बात कि बिष्टुपुर वो इलाका जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है जमशेदपुर का, वहां अगर ऐसी घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया जाता है तो आम लोग कैसे कहीं सुरक्षित रह सकते हैं? जी आपने सही कहा कि जमशेदपुर शहर का बिष्टुपुर शहर का सबसे पॉश इलाका है जहां डीसी, एसएसपी और तमाम बड़े अधिकारी इस थाना क्षेत्र में रहते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है और अपराधी बेलगाम वहां से फरार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है कि जब अपने ही क्षेत्र के अपने घर के पास की इस तरह की घटना को पुलिस अपराधी घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस जो है अभी तक उनके हाथ खाली है। और वहीं दूसरी घटना बता दूं कि कल ही दूसरे जगह एमजीएम थाना क्षेत्र में एक युवक को शराब नहीं लाने के विवाद में अपराधियों ने उसको भी चाकू से मारकर उसके घायल कर दिया था, जिसकी अभी भी उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। और ये दोनों मामला कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। आशीष, आप कह रहे हैं कि पहचान हो गई अपराधियों को, नाम पता चल पाया कौन है? बता दूं कि धतकेड़ी के बस्ती के ही दोनों रहने वाले हैं और दोनों की पहचान पुलिस अभी बता रहे हैं कि दोनों की पहचान हो गई है। और वहीं आसपास वो लोग जो है सामाजिक तत्व के लोगों द्वारा वहां जुआ हुआ खेलते हैं, जहां ये एक तालाब है धतकेड़ी के तालाब में, वहीं पर ये जो पीड़ित था समीम ये अपना ऑटो धोने ले गया था। उसी दौरान उन द्वारा यहाँ मना किया गया कि ऑटो यहाँ ना धोया जाए। इसी को विवाद को लेकर इसने कुछ बोला, उसके बाद उनका मनोबल इतना बढ़ गया था कि उसको घर से निकाल कर बुला कर ले जाया गया और बीच सड़क पर उसके चाकू से गोद दिया गया। बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और क्या कानून व्यवस्था है जमशेदपुर में, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बिष्टुपुर सबसे पॉश इलाका जमशेदपुर का, जहां दिन दहाड़े एक शख्स को दो अपराधी तमाम लोगों के बीच में बीच सड़क पर चाकुओं से गोद देते हैं और वहां से फरार भी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस कह रही कि शिनाख्त इनकी हो गई है लेकिन गिरफ्तारी अब तक इनकी नहीं हो पाई है। वहीं जो घायल शख्स है उसकी हालत टीएमएच में इस वक्त गंभीर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। देखिए, जमशेदपुर की एक खबर हैरान करने वाली है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये वारदात, जहां एक टेम्पो चालक को दो अपराधियों ने कैसे पकड़ा। उनमें से एक अपराधी ने बड़ी सी चाकू पकड़ी हुई थी, उस चाकू से टेम्पो चालक को गोद दिया। कई दनादन चाकुओं से वार उस पर किए गए हैं और उसके बाद वहां से फरार भी हो गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इन अपराधियों को रोकने की कोशिश भी की, थोड़ी देर बाद यहां से फरार भी हो गए। लेकिन ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18
बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे दो अपराधी जिनका चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि धातकीडीह बस्ती के रहने वाले दोनों अपराधी हैं। इनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी पुलिस कर रही है। इधर रांची में होटवार स्थित खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। यहां दर्जनों फ्लैट पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को अवैध तरीके से रहने के लिए दिए गए हैं। इसमें आईएएस संजीव बेसरा से लेकर पर्यटन विभाग की सचिव पूजा सिंघल के ड्राइवर तक के नाम शामिल हैं। आरटीआई कार्यकर्ता प्रेम वर्मा ने 2 मार्च को इसकी शिकायत विभाग की सचिव पूजा सिंघल को खत लिखकर दी और जांच की भी मांग की गई। आरटीआई से जानकारी के मुताबिक यह भी खुलासा हुआ कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पिछले कई सालों से सरकारी खजाने को हर साल 7 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगा रहे हैं। इन अधिकारियों और कर्मियों ने अपने नाम पर सरकारी आवास का आवंटन नहीं करा रखा और सरकारी खजाने से हर महीने हजारों रुपए का मकान किराया भत्ता भी ले रहे हैं। कई बार यह मामला विभाग की जानकारी में भी आ चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं हुई। हर बार बस आंतरिक जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाती रही है। और देखिए, हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि खेलगांव में अधिकारियों को क्यों फ्लैट दिए गए हैं। तो खेलगांव में अवैध कब्जे पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह भी कि क्या खेलगांव में अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। क्या खेलगांव के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है और क्या खेलगांव में अधिकारियों को क्यों फ्लैट दिए गए, कई सवाल है। देखिए, और एक सवाल यह भी कि घोटाला करने वालों की कौन आखिर मदद कर रहा है। और लगातार शिकायतें भी की जा रही है, इसके बावजूद अवैध आवंटन मामले की आखिर जांच क्यों नहीं हुई और क्यों आंतरिक जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, यह बड़ा घोटाला जिस आवासीय कैंपस की हम बात कर रहे हैं, आवासीय बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस इलाके से गुजरने पर कोई भी उस बिल्डिंग को, अपार्टमेंट को देखकर कह सकता कि यहां लोग रह रहे हैं, लेकिन सरकारी जो फाइल है वहां बताया जाता कि ये खाली पड़े हैं, जबकि अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पर? देखिए अनूप, खेलगांव जो पूरा का पूरा जो विकसित किया गया था वो 34वें नेशनल गेम के लिए विकसित किया गया था। जब खेल समाप्त हो गए नेशनल गेम, तो उसके बाद यहाँ पर इस आवासीय कॉलोनी में कई ऐसे फ्लैट हैं जिसको सामान्य लोगों को बेच दिया गया, लेकिन झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए भी यहाँ पर कुछ ब्लॉक है जिसको रखा गया कि जो झारखंड के खेल से जुड़े हुए जो मामले होंगे या फिर जो अधिकारी होंगे या जो बच्चे आएंगे उनको यहाँ पर ठहराया जाएगा। लेकिन स्थिति यह है कि जो खेलगांव में जो ब्लॉक रखे गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए ऑफ झारखंड के लिए, उसके सामने में कई डुप्लेक्स हैं जिसमें कई अधिकारियों ने उस डुप्लेक्स को ले रखा है। सवाल यह है कि डुप्लेक्स अधिकारियों ने लिया है, लेकिन उनके जो घर के जो घरेलू नौकर हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जो खिलाड़ियों को रहना चाहिए था, उस पर अवैध कब्जा है। जो अधिकारी हैं उनके ड्राइवर का, अधिकारी हैं उनके जो काम करने वाले घर के नौकर हैं उनका, तो आप समझ सकते हैं। और ये खेल एक दिन से नहीं चल रहा है, लगातार जो जानकारी है उसके अनुसार वर्षों से वो लोग फ्लैट पे कब्जा जमाए हुए हैं। जहाँ तक जो 7 लाख रुपए हर साल का जो नुकसान की बात है, वो इसलिए है कि यहाँ पर एक तय राशि की गई है कि अगर इस समय कोई रहना चाहता है तो उसे कितना पैसा पे सरकार को करना पड़ेगा। तो अभी हमारे साथ इसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले पत्रकार अमित हैं, 2011-12 से यहाँ पर रह रहे हैं और काफी नजदीक से जानते हैं, इनसे हम बात करते हैं। अमित जी, ये बताइए कि कैसे ये सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। देखिए, आप एक पत्रकार हैं, हम सभी एक बुनियादी चीज है कि झारखंड जो है अभी तरुण प्रदेश है, इसको अभी मात्र 20 साल हुए हैं। यहाँ स्पोर्ट्स के लिए जो भी चीजें बनाई गई, उसको उस तरीके से जो खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए वो अधिकारियों के लिए हो गया है। व्यंग तो यहाँ से शुरू होता है। जो चीजें, जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वो अधिकारियों के, कुक को, किसी के नौकर को, किसी के खाना बनाने वाले को, उनको फ्लैट्स मिल रहे हैं। आदमी अपनी गाढ़ी कमाई से एक मकान का सपना देखता है, वो पैसा लगाता है, EMI लेता है और उसके बाद वो एक मकान का स्वरूप उसको मिलता है।
यहाँ आप देखेंगे अधिकारी का कोई ड्राइवर फ्लैट लिए हुए है, यहाँ आप देखेंगे किसी का कुक कोई फ्लैट लिए हुए है। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है जो फ्लैट्स आवंटित रहे हैं या जिनको रिजर्व करके रखा गया खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमारा प्रदेश एक गरीब प्रदेश है। यहाँ के माँ बाप सपना नहीं देख सकते कि बच्चा महेंद्र सिंह धोनी बने, खिलाड़ी बने। सवाल ये है कि जब आरटीआई में अगर मान लीजिए जिस तरह से खुलासे हुए और शिकायत फिर उसी पूजा सिंघल के पास लेकर के कोई आरटीआई कार्यकर्ता जाता है, तो क्या उम्मीद करें कि कैसे इस पर कार्रवाई होगी? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन करता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीजों पे संज्ञान लें, क्योंकि वो खुद एक ऐसे परिवार से आए हैं जिस परिवार का सीधा संपर्क खेल से रहा है। उपेंद्र एक सवाल बेहद अहम यह उठ रहा है, जैसे जानकारी मिली है पूजा सिंघल के ड्राइवर को भी यहाँ फ्लैट मिला हुआ है, वो भी रह रहे हैं। अब शिकायत पूजा सिंघल से की जा रही है, क्या यह हो सकता है कि पूजा सिंघल को पता नहीं हो कि उनका ड्राइवर यही फ्लैट लेकर रह रहा है? क्या उनको पता नहीं होगा? क्या वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए अनूप, यही बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई करेगा कौन? जो खुद आरोप के घेरे में है, उन्हीं के पास अगर आरटीआई कार्यकर्ता जाकर के और एक आवेदन देता है कि जो लोग अवैध कब्जाधारी हैं या फिर जिन अधिकारियों ने अपने कुक को, अपने ड्राइवर को, अपने धोबी को, कपड़ा धोने वालों को रखा है उस फ्लैट में, तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो कैसे ये संभव है? अगर ये संभव, अगर आम आदमी भी होगा तो उसके मन में ये सवाल उठना वाजिब है कि जो खुद आरोप के घेरे में है वो कैसे कार्रवाई करेगा? तो ये सवाल अपने आप में है। हम अमित से ही पूछते हैं। अच्छा अमित, ये बताइए, आप 2011 से यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे ये संभव है कि जो व्यक्ति खुद आरोपों के घेरे में है वो कार्रवाई करेगा? देखिए, जनता की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट होगी, साथ के साथ हर उस जागरूक इंसान से रिक्वेस्ट होगी कि आवाज बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लैट या ये जो कोई भी जगह है जहां लोग अपनी गाढ़ी कमाई मेहनत करके कमाते हैं और उसके बाद एक मकान का सपना लेते हैं, आप किसी को दान में दे देंगे? मैं ओहदे पे नहीं जा रहा हूं, एक ड्राइवर हो, एक खलासी हो, चपरासी हो, जो भी हो, लेकिन हर चीज की एक बुनियादी कीमत है, वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप जनता के टैक्स के पैसे से आप किसी को नहीं रख सकते हैं, चाहे वो सरकार में कितना भी बड़ा ओहदे पे पहुंचा हुआ अधिकारी क्यों ना हो। ही इज अकाउंटेबल। यही हैरानी है अमित जो बता रहे हैं, उपेंद्र, अमित जो बता रहे हैं बेहद सही बात कह रहे हैं और कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, अब ये मीडिया में आगे न्यूज 18 में खबर आ गई तो अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, निदेशक ने भी इस मामले में चुप्पी साध दी। आवाज आवंटन घोटाले पर निदेशक ने चुप्पी साधी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड के निदेशक ने चुप्पी साध ली है। न्यूज 18 के सवालों का वो जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर बचना चाह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। न्यूज 18 का फोन वो नहीं उठा रहे हैं। निदेशक जिशान कमर हैं, फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं। खेलगांव के आवास में अवैध कब्जे पर प्रतिक्रिया से उन्होंने इनकार कर दिया है। खेलगांव में आवास आवंटन में जो है जबरदस्त खेल चल रहा है यहाँ घोटाले का। आरोपों पर आंतरिक जांच में खानापूर्ति का आरोप लगाया जा रहा है। अब जिशान कमर जो निदेशक है इस पूरे मामले में फोन नहीं उठा रहे हैं, यानी वो सवालों के जवाब से बच रहा है। न्यूज 18 जो सवाल उठा रहा है वो सवाल वो सुनना नहीं चाह रहे, उनका जवाब देना वो शायद नहीं चाह रहे हैं। रांची पुलिस ने कल 2 लूटकांड का खुलासा किया। इसमें पटना के स्वर्ण कारोबारी से लूटे गए करीब 2.5 किलो सोना और 56 किलो चांदी के साथ 1 करोड़ 46 लाख रुपए कैश की रिकवरी हुई। लेकिन इस दौरान रांची में क्राइम के इंटर स्टेट कनेक्शन का भी बड़ा खुलासा हुआ है। रांची में क्राइम का इंटर स्टेट कनेक्शन, लुटेरों का सेफ जोन बना रांची। रांची में बड़े लूटकांड का खुलासा, दूसरे राज्यों के अपराधी कर रहे लूट, करोड़ों कैश के साथ सोना चांदी बरामद। क्या रांची दूसरे राज्यों के अपराधियों के लिए सेफ जोन बनती जा रही है? रविवार को रांची पुलिस ने जिन 2 बड़े लूटकांड का खुलासा किया उससे इस आशंका की पुष्टि होती है।
रांची पुलिस ने पटना के स्वर्ण कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को सिकिद्री घाटी से धर दबोचा। इस दौरान लूट के सारे सामान भी बरामद किए गए। कोडरमा हजारीबाग हाईवे पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कैश 1,46,00,000 रुपए, करीब 2.5 किलो सोना है, 56 केजी चांदी है। ये लूटी गई थी कोडरमा घाटी में, कोडरमा और हजारीबाग के घाटी में, और लूट इनोवा के साथ ये लूटी गई थी। इसको हम लोगों ने रिकवर किया है। स्वर्ण कारोबारी से अपराधियों ने 2 किलो 395 ग्राम सोना, 56 किलो चांदी और 1,46 लाख रुपए लूटे थे। इस लुटेरा गिरोह के अपराधी बिहार के रहने वाले थे, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बाकी की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस गिरोह की ओर से पटना के स्वर्ण कारोबारी की रेकी की भी बात सामने आ रही है। मतलब लूट पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। के पटना बेस्ड व्यापारी थे और इसका फॉलो बहुत पहले से किया जा रहा था कि वो आदमी का जैसे ट्रांजैक्शन मूवमेंट होता है, और इसमें जो क्रिमिनल हैं इस सत्यापन किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग यहाँ से बाहर के हैं, एक बक्सर का है और एक औरंगाबाद का है। धीरज कुमार की अरेस्टिंग हुई है और राहुल यादव की। धीरज कुमार बक्सर के हैं, राहुल यादव औरंगाबाद के हैं। तो कोडरमा घाटी के बाद जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था। अभी तक 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 1-2 लोगों के बारे में हम लोग सूचना प्राप्त हो रही है, हम लोग उसको भी ट्रैक करवा रहे हैं, और उसके बाद अभी इन लोगों का इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी, सत्यापन किया जाएगा। जो डिफरेंट थाना में किस प्रतिवेदित हैं, तो कह सकते हैं कि इस गैंग पे हम लोग का हाथ पड़ चुका है। जो भी लोग होंगे वो बहुत जल्दी पुलिस के पास होंगे। इसी के साथ रांची पुलिस ने अरगोड़ा और बरियात थाना इलाके में भी स्वर्ण कारोबारी से लूट कांड का खुलासा किया। पुलिस ने लूट की करीब 2 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की। इसमें भी खास बात ये रही कि लुटेरा गिरोह ओडिशा का रहने वाला था और वारदात के बाद ओडिशा भागने के फिराक में था। इनका प्लान यही था कि सुबह में उड़ीसा भाग जाने का, लेकिन हमारी टीम द्वारा अविलंब कार्रवाई की गई, जिसके कारण से ही इस गैंग का पूरा पर्दाफाश हुआ और अविलंब जो है हम लोगों ने रिकवरी भी की। उड़ीसा में भी इनके खिलाफ कांड दर्ज हैं, उसकी सूची हम लोग अलग से अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। 4 उड़ीसा के रहने वाले। क्राइम की बड़ी वारदातों में दूसरे राज्यों के अपराधियों के शामिल होने का खुलासा रांची पुलिस के लिए चिंता की बात है। ऐसे में रांची पुलिस को अब क्राइम कंट्रोल के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी समन्वय बेहतर करना होगा, ताकि अपराध पर प्रभावी तरीके से रोक लग सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।